जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा साझेदारी व्यवसाय क्या होता है, इसके विशेषता को बताइए। साझेदारी व्यवसाय क्या होता है, शायद आप लोग को लिखवा दिए हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति के द्वारा कोई भी व्यवसाय किया जाता है उसे हम साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। और दूसरे शब्दों में लिखवाए हैं दो या दो से अधिक व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया वह व्यवसाय जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, उसे भी हम साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। साझेदारी व्यवसाय की उत्पत्ति एकांकी व्यवसाय में पाए जाने वाले कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। एकांकी व्यवसाय मतलब एक व्यक्ति के द्वारा किया गया व्यवसाय होता है। व्यवसाय में एक ही मालिक होने के कारण पूंजी भी आसानी से जुट नहीं पाती है, ये सब लिखवा चुके हैं। संचालन करने में भी कठिनाई होती है और हानि का भार अकेले सहन करना पड़ता है। इन सभी कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए हम क्या किए हैं, साझेदारी व्यवसाय बनाए गए हैं। साझेदारी व्यवसाय में क्या होता है, एक से अधिक मालिक होने के कारण पूंजी भी आसानी से जुट पाती है, संचालन करने में भी कठिनाई नहीं होती है और हानि का भार अकेले नहीं थोड़ा थोड़ा सभी को सहना पड़ता है। इसे हम साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। कहने का मतलब हो गया जो एकांकी व्यवसाय पहले हमारे देश में या कहीं पर भी एकांकी व्यवसाय चल रहा था, अभी भी चल रहा है, जैसे आपके देख रहे हैं मार्केट और में एकांकी व्यवसाय चल रहा है। जो व्यक्ति एक व्यक्ति जो अकेला व्यवसाय करता हो उसे हम एकांकी व्यवसाय कहते हैं। मान कर उसमें पूंजी जुटाने की जरूरत पड़ी, मान कर 5 लाख की पूंजी की जरूरत है तो अकेले नहीं जुटा पाएगा, संचालन करने में भी कठिनाई होगा, संचालन का मतलब अकेले नहीं चला पाएगा और जितना भी हानि होगा तो हानि का भार भी उनको अकेले ही सहन करना पड़ता है। इन सभी कठिनाइयों को देखा गया, बड़े बड़े विद्वानों ने देखा जो इन सभी कठिनाई में बहुत सारी कठिनाइयां हो रहा है, क्यों ना इसके लिए एक कोई साझेदारी व्यवसाय बनाया जाए। जब से साझेदारी व्यवसाय बन गया तब से क्या हुआ, पूंजी भी आसानी से जुट पाती है। मान के लिए 5 लाख की जरूरत पड़ा तो 2-4 व्यक्ति मिल करके, अगर 2-4 व्यक्ति है या 4 व्यक्ति है तो चारों व्यक्ति मिल करके अगर 5 लाख की जरूरत सब मिला करके हो जाएगा। इसके बाद संचालन करने में कठिनाई होती है। संचालन का मतलब यदि व्यापार को चलाना हो, आगे बढ़ाना हो तो सभी मिलकर के कोई कुछ काम कोई कुछ वर्क अपना बांट लेगा तो चल पाएगा। और हानि का भार अकेले नहीं थोड़ा थोड़ा सभी को सहना पड़ता है। कहने का मतलब यदि लाभ हो तो भी सब लोग सहन करेगा, हानि हो तो भी सब लोग सहन करेगा। तो इस प्रकार साझेदारी व्यवसाय बनाई गई है। इससे पहले लेकिन पहले एकांकी व्यवसाय चलता था। इसके बाद लिखवाए थे साझेदारी व्यवसाय की विशेषता को बताइए। साझेदारी आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है, साझेदारी व्यवसाय का अर्थ बताइए एवं इसके विशेषता को बताइए। अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो 5 मार्क में क्वेश्चन रहेगा। तो साझेदारी व्यवसाय का परिभाषा दे दिए। इसके बाद साझेदारी व्यवसाय की विशेषता में क्या क्या होता है। साझेदारी व्यवसाय में कम से कम कितने मालिक होते हैं, 2 मालिक होते हैं। साझेदारी व्यवसाय में अधिक से अधिक कितने मालिक होते हैं, 50 मालिक होते हैं। समान साझेदारी में अधिक से अधिक कितने मालिक होते हैं, समान साझेदारी व्यवसाय में अधिक से अधिक 50 मालिक होते हैं। बैंकिंग साझेदारी व्यवसाय में अधिक से अधिक कितने मालिक होते हैं, 10 मालिक होते हैं। मालिकों को साझेदार कहा जाता है। साझेदार के बीच एक व्यवसाय होना चाहिए। व्यवसाय कानून के नजर में वैध होना चाहिए। ये नहीं जो गवर्नमेंट के द्वारा अनलीगल है वह वर्क आप कर रहे हैं, अगर ऐसे पकड़े जाने पर तो आपके व्यापार को बंद कर दिया जाएगा। तो साझेदारी व्यवसाय कानून के नजर में क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए। साझेदारी व्यवसाय का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। कोई भी व्यापार हो, चाहे आप छोटा व्यापार कर रहे हैं तो या बड़ा व्यापार कर रहे हैं तो सभी का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लाभ हो या हानि सभी साझेदार क्या करेगा, आपस में बांट लेता है। तो साझेदारी व्यवसाय में यही होता है, जो लाभ हो या हानि हो सभी साझेदार आपस में बांट लिया जाता है। साझेदारी व्यवसाय का संचालन सभी साझेदार के द्वारा या किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। अगला, संचालित करने वाले व्यक्तियों को अलग से पारिश्रमिक दिया जाता है। अगला होता है साझेदारी व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता। ये सारे विशेषताएं जहां मौजूद हो उसे हम साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या क्वेश्चन रहेगा, साझेदारी व्यापार क्या होता है एवं इसके विशेषता बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपको रहेगा साझेदारी संलेख क्या होता है। साझेदारी संलेख क्या होता है
इसके विशेषता बताएं। साझेदारी संलेख, साझेदारी व्यवसाय को अच्छी तरह चलाने के लिए जो नियम बनाया जाता है उसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं। दूसरे शब्दों में लिखवाए थे, भविष्य में होने वाले विवादों को रोकने के लिए यदि आप लोग कोई व्यापार चला रहे हैं, साझेदारी व्यवसाय शुरू करना मतलब चालू किए हैं, तो चालू करने से पहले आप ये नियम बना लेंगे, बहुत सारे नियम होता है, वो नियम तय कर लेंगे तो ही साझेदारी व्यवसाय आगे चल पाएगा। अगर आप साझेदारी व्यवसाय में वो नियम तय नहीं किए हैं, वो नियम नहीं बनाए हैं, तो साझेदारी व्यवसाय ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो इसलिए लिखवा दिए परिभाषा के रूप में ये होता है, तो साझेदारी व्यवसाय में भविष्य में होने वाले विवादों को या झगड़ों को रोकने के लिए जो नियम बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी संलेख कहते हैं। साझेदारी संलेख लिखित भी हो सकती है एवं मौखिक भी हो सकती है, लेकिन मौखिक परंतु नहीं हुआ करता है, क्योंकि मौखिक आज हम बोल दिए वो आप 5 दिन या 10 दिन के बाद बोलिएगा तो ये ना हमको याद रहेगा ना आपको याद रहेगा। इसलिए मौखिक अधिकांशतः नहीं होता है, अधिकांश क्या होता है? लिखित हुआ करता है। इसीलिए साझेदारी संलेख का परिभाषा क्या क्या होता है? साझेदारी व्यवसाय को अच्छी तरह चलाने के लिए जो नियम बनाया उसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं। और दूसरे शब्दों में लिखवा दिए, जो भविष्य में होने वाले विवादों को रोकने के लिए जो नियम बनाया जाता है उसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं। और साझेदारी संलेख अधिकतर लिखित हुआ करता है। इसका कुछ विशेषता होता है। पहला विशेषता क्या क्या होता है इसमें? पहला विशेषता फर्म का नाम, ये पहले तय करना पड़ेगा जो फर्म का नाम क्या रखना है। दूसरा, फर्म का व्यवसाय, फर्म का जो व्यवसाय होगा, जो क्या चीज का व्यवसाय करेंगे, लोहा लक्कड़ का व्यवसाय करेंगे या किराना स्टोर व्यवसाय, क्या इलेक्ट्रिक का व्यवसाय करेंगे, मतलब कौन सा मेडिसिन का व्यवसाय करेंगे, तो क्या चीज का व्यवसाय करना है। तो पहला क्या था? फर्म का नाम। दूसरा, फर्म का व्यवसाय। तीसरा, व्यवसाय का स्थान, व्यवसाय का स्थान कहां होना चाहिए, कौन जगह होना चाहिए जहां पर कस्टमर जुट सके। ठीक है, फर्म का नाम, फर्म का व्यवसाय, व्यवसाय का स्थान। अगला होता है साझेदार का नाम एवं पता, जो साझेदार है उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस कहां का रहने वाला है। साझेदार द्वारा, अगला होता है साझेदार द्वारा लगाए जाने पूंजी की राशि, जो साझेदार इसमें है वो कितना कितना पूंजी लगाया है, वो पूंजी का नोट कर लीजिए। फल्ला नाम का व्यक्ति इतना रुपया लगाया है व्यवसाय में, चिल्ला नाम का व्यक्ति इतना रुपया व्यवसाय में लगाया है। तो फर्म का नाम, फर्म का व्यवसाय, व्यवसाय का स्थान, साझेदार का नाम, पता, साझेदार द्वारा लगाई जाने पूंजी की राशि। अगला होता है उस पूंजी पर दी जाने वाली ब्याज की दर। अगर आप अधिक पूंजी लगाए हैं तो आपको अधिक ब्याज लाभांश मिलेगा, ब्याज मिलेगा। जो कम लगा उसको कम मिलेगा। साझेदार लगी पूंजी की राशि, उस पूंजी पर दी जाने वाली ब्याज की दर। अगला, किसी साझेदार के प्रवेश संबंधी नियम, यदि कोई प्रवेश कर रहा है तो कैसे करेगा, या प्रवेश करेगा कि नहीं करेगा। यदि सभी लोग समझौता कर लिए हैं जो नहीं फल्ला नाम का व्यक्ति को प्रवेश करने दीजिए तब तो होगा, और यदि उसमें से एक व्यक्ति बोल रहा है जो नहीं इसको होने दीजिए और 3 व्यक्ति बोल रहा है जो नहीं होने देंगे, तो वहां पर क्या होगा, जो हमारे बीच में जो संलेख किया गया वो संलेख क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जब संलेख टूट गया तो व्यापार नहीं चल पाएगा। इसलिए किसी साझेदार के प्रवेश संबंधी नियम पहले बना लीजिए। जो कोई आने वाला है तो आएगा, नहीं आने वाला है तो नहीं आएगा। अगला, किसी साझेदार के निकासी संबंधी नियम। मानकर चलिए व्यापार चल रहा था, व्यापार हानि में चलने लगा है और एक व्यक्ति बोल रहा है हम नहीं रहेंगे व्यापार में, हम निकल जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको निकलना है तो निकल जाइए, लेकिन आप जो पूंजी लगाए हैं वो पहले संलेख में लिखा गया है, जो हम इसको वापस उस समय नहीं कर सकते हैं। आपको अगर गलत मानकर चलिए ऐसी स्थिति में निकलना है जब व्यापार हमारा घाटा में चल रहा है और आप उस समय बोल रहे हैं जो हम व्यापार से निकल रहे हैं, ठीक है निकलिए, लेकिन आप जो पूंजी लगाए हैं वो अभी आपका वापस नहीं होगा, 1 भी रुपया आपको दिया नहीं जाएगा। ये बात संलेख में लिखा जाएगा। अगला, किसी जो साझेदार उसका संचालित करेगा उसका नाम एवं पता। कोई ना कोई व्यक्ति उसको तो चलाएगा, जो काउंटर पर बैठेगा कोई ना कोई तो चलाएगा, उसका नाम और एड्रेस लिख दीजिए। और जो संचालित करेगा उसको क्या किया जाएगा, अलग से पारिश्रमिक दिया जाएगा। तो जो संचालित उससे अलग से पारिश्रमिक दिया जाए। कितना कितना विशेषता हो गया एक बार देख लीजिए।
फर्म का नाम, दूसरा फर्म का व्यवसाय का, साझेदार का नाम एवं पता, साझेदार द्वारा लगाए जाने पूंजी की राशि, उस पूंजी पर दी जाने वाली ब्याज की दर, संचालित करने वाले व्यक्ति की नाम एवं पता, संचालित करने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली परिश्रम की राशि, किसी साझेदार के प्रवेश संबंधी नियम और किसी साझेदार के निकासी संबंधी नियम। ये सारे विशेषताएं जहां मौजूद हो उसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी संलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? साझेदारी संलेख कहते हैं। तीसरा हो जाएगा आपका, जो तीसरा क्वेश्चन होगा आपका, जो नया साझेदार का प्रवेश क्या होता है? नया साझेदार का प्रवेश का अर्थ बताइए। ये आपको 2 नंबर में रहेगा। नया साझेदार का प्रवेश का अर्थ बताइए। नया साझेदार अगर प्रवेश करने के लिए राजी हो गया है सभी साझेदार के द्वारा, तो इसका हो जाएगा, जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है पूंजी के साथ साथ, नया साझेदार का प्रवेश, जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो पूंजी के साथ साथ उसे क्या लाना पड़ता है? गुडविल लाना पड़ता है। तो उसमें नया साझेदार, जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है सभी साझेदार के सहमति से, जब कोई नया साझेदार में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नया साझेदार का प्रवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? नया साझेदार का प्रवेश कहते हैं। ये 2 नंबर में रहेगा आपको। अगला जो चौथा नंबर क्वेश्चन रहेगा, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा? पुनर्मूल्यांकन। हाँ, चौथा नंबर क्वेश्चन रहेगा पुनर्मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या क्या रोजनामचा तैयार किया जाता है? तैयार किया जाता है। ये भी रहेगा आप लोगों को 5 नंबर क्वेश्चन में। कितना रहेगा? पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है? संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन, जिसको हम पुनर्मूल्यांकन खाता के नाम से आपको बोलेगा। संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन। संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन का परिभाषा लिखवाए थे क्या? जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है उस समय संपत्ति एवं दायित्व को फिर से दोबारा मूल्यांकन किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पुनर्मूल्यांकन कहते हैं। जब कोई नया साझेदार, मानकर जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश किया उस समय संपत्ति और दायित्वों को यह आंका जाएगा, यदि संपत्ति को बेचा जाए तो कितना वसूली हो सकता है, और उसी प्रकार यह भी देखा जाता है यदि इस कर्जा को भुगतान करना पड़े तो कितना करना पड़ सकता है। यह आंकने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? पुनर्मूल्यांकन बोलते। क्या बोलते हैं? हाँ, तो पुनर्मूल्यांकन का परिभाषा साधारण शब्दों में लिखिएगा। जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है उस समय संपत्ति और दायित्वों को यदि दोबारा मूल्यांकन किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? हम पुनर्मूल्यांकन कहते हैं। पुनर्मूल्यांकन के दौरान किसी संपत्ति का मूल्य बढ़ भी सकता है, किसी संपत्ति का मूल्य घट भी सकता है, किसी कर्जा का मूल्य बढ़ भी सकता है, किसी कर्जा का मूल्य घट भी सकता है। यही आंकने की क्रिया को हम पुनर्मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को पुनर्मूल्यांकन का परिभाषा पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा? जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है उस समय संपत्ति एवं दायित्वों को जो मूल्य तय किया जाता है उसे हम पुनर्मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। इसके बाद लिखवाए हैं जो इसके अंतर्गत क्या क्या रोजनामचा तैयार किया जाता है। तो इसके अंतर्गत रोजनामचा निम्नलिखित प्रकार के तैयार कर। पहला, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगा तो इसका रोजनाम है एसेट्स अकाउंट DR टू PL एडजस्टमेंट अकाउंट। लिखवाए ना, बीइंग एसेट्स इंक्रीज। दूसरा लिखवाए थे संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर PL एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू एसेट्स अकाउंट, बीइंग एसेट्स डिक्रीज। तीसरा लिखवाए हैं दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर, दायित्व के मूल्य में वृद्धि होगा तो मेरे लिए घाटा होगा, इसलिए घाटा होते वक्त
पीएल एडजस्टमेंट को डेबिट करेंगे तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू लाइबिलिटीज अकाउंट, और दायित्व मूल्य कमी होने पर लाइबिलिटीज अकाउंट डीआर टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके बाद लाभ होगा या हानि होगा, लाभ होगा तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और हानि होगा तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये आपको कितना नंबर में रहेगा? 5 नंबर क्वेश्चन में रहेगा। 4 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और समझा देते हैं इसका। इसके बाद होता है क्या? संचित लाभ क्या होता है? संचित लाभ क्या है? संचित लाभ, संचित लाभ का मतलब वह राशि जो भविष्य के लिए बचा कर रखा जाता है उसे हम एक्युमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं, संचित लाभ बोलते हैं। वह राशि जो भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं, मानकर चले आप या आपके पिताजी कोई भी जो कमा रहे हैं उसमें से 25% डेली खर्चा कर लेते हैं, 25% कुछ एजुकेशन पर बच्चे लोग खर्चा कर देते हैं, और कुछ ना कुछ पैसा क्या करते हो भविष्य में बचा कर रखते हैं। भविष्य में बचा कर क्यों रखता है? मान कर भविष्य में कदाचित कोई ऐसी इमरजेंसी आ पड़े या शादी विवाह है या कुछ भी है तो उस समय पैसे की जरूरत होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। उसी प्रकार व्यापार में होता है। व्यापार में होता क्या है? मानकर जो 4 व्यक्ति मिलकर के आप लोग व्यापार चला रहे हैं तो चारों व्यक्ति का जो बिजनेस में बेनिफिट है वो तो आपको दिया ही जाएगा, लेकिन इसी बेनिफिट में से सभी में से 500-500 रुपया काट लिया जाएगा और बोल दिया जाएगा ये पैसा हम एक जगह इकट्ठा करके रख रहे हैं। आप बोलिएगा सर क्यों रख रहे हैं? इसलिए क्योंकि मान लो भविष्य में कभी ना कभी व्यवसाय में दिक्कत हो जाए, व्यवसाय में घाटा हो जाए, तो उस समय घाटा को पूर्ति करने के लिए यह पैसा रखा जाता है और जिसे हम एक्युमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, संचित लाभ के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो आपको मिलता रहे। 2024 के एग्जाम्स तक आपको ये वीडियो चलता रहेगा, आपको 2024 की तैयारी के लिए। इसके बाद आपको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सभी का वीडियो मिलता रहेगा। कॉमर्स से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी है, सारा कुछ आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।